ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती। नमस्कार। राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका के इस अंक में आपका स्वागत है। जितने नयन बचे हैं उससे कहीं अधिक सपनों का हरदम धड़कते रहना इसलिए जरूरी है कि इससे नई ख्वाहिशों, नई उम्मीदों, नई रोशनियों और नई सांसों का जन्म होता है। परिस्थिति का काम ही होता है राह में आना, कार्य को रोकना और सफलता को भेदना। तुलसीदास आज हर भारतीय के हृदय में विराजमान है, पर क्या उनके व्यक्तिगत जीवन से सब वाकिफ हैं? शायद नहीं। हाँ, इस बात से सब वाकिफ हैं कि उन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा। राम की छवि को बहुत निर्मल और मर्यादित रूप में प्रस्तुत किया, पर यह भी सत्य है कि उन्होंने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, बाली और कैकेयी जैसे किरदार भी खुद ही निभाए हैं। परशुराम के रूप में क्रोधित भी खुद को ही होना पड़ा है और दशरथ के रूप में वचनदाता भी। लेखक बहुत पीड़ाओं से गुजरता है, तब जाकर किसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनेक पीड़ाएं झेलते हैं, तब समतावादी संविधान का निर्माण होता है। लाखों सुहागिनों की चूड़ियां टूटती हैं, तब एक मुल्क आजाद होता है। राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी यूं ही एक फूल से बहुत बड़ी चाह नहीं रखते। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि ढाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ये काव्य पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। माखनलाल जी साहित्यकार होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे। स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रथम गिरफ्तारी पर उन्होंने बंधन सुख कविता लिखी थी। आत्मदेव प्यारी हथकड़ियां और बेड़ियां दे परितोष, उतना ही आदरणीय है जितना वो जय जय का घोष। तू सेवक है, सेवाव्रत है, तेरा जरा कुसूर नहीं, शोभी वो ईसा की शोभा, वो विजयी दिन दूर नहीं। माता मेरे पथिकों का काली मर्दन कल्याण करे, किसी समय उनके हृदयों में मानवता के भाव भरे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी और अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें प्रमुख हैं कर्मवीर, प्रभा, प्रताप आदि। आजादी के लिए संघर्ष करते हुए जब वो जेल में रहे, तब उन्होंने बहुत सारा साहित्य जेल में ही लिखा। सुनते हैं बंदी जीवन और सृजन विषयक उनके स्वर में उनके मुखर। कविता हो या अन्य कोई कला, युद्ध हो या कोई अन्य पुरुषार्थ, अन्न की उपज हो या अन्य कोई व्यवसाय, कारीगरी हो या अन्य कोई चातुर्य, अभिनंदन हो या अन्य किसी प्रकार का समर्पण, चाहे वह मस्तक उठाकर किया जाए, झुकाकर किया जाए या मस्तक उतार कर किया जाए, जिससे भी ऊपर चढ़ते नहीं बनता, जो ऊपर चढ़ जाता है अथवा जो अपने को चढ़ा देता है, उसे योद्धा कहिए, चाहे सिपह सालार कहिए, चाहे भक्त कहिए, चाहे योगी कहिए। मैं तो उसे अपनी दिशा का कवि ही कहता रहा हूँ। जो प्राणों से जीवन की उमेठन को अपने आराध्य पर चढ़ा देते हैं, वे किसी भी श्रेणी के हों, मेरे निकट उनका बहुत सम्मान है। प्राचीन काव्य में अधिकांश में अपने को समर्पित कर देने के तत्व की तरह जब मैं देश को जुड़ा हुआ नहीं पाता, मुझे न जाने कैसी ऊब होने लगती। मैं उसे घृणा तो नहीं कहता, क्योंकि मैं बार बार उन रचनाओं को पढ़ने के लिए ललचता हूँ, किंतु जिस प्रकार बद्रीनाथ का यात्री अपना गंगा जल रामेश्वर पर चढ़ाने जाता है, मेरी इच्छा होती है कि भ्रमर की तरह
फूलों से जो रस ग्रहण किया है, उसके आनंद में जो गूंज होती है, वह बाग और वन के अनंत पौधों के पास पहुंचाई जा सकती। गुनाह करने की लाचारी की तरह जब जब ऐसी बात मुझे सूझती है, मैं कभी कभी अकेले ही लिखा करता हूँ। किंतु किसी कारण से जब मुझे जेल भेज दिया जाता था, तब मानो मुझे अवकाश मिल जाता था कि बाहर के कभी अप्रिय और कभी सुप्रिय वातावरण में, कभी छुपने और कभी मजदूरी करने के वातावरण में मैं नहीं लिख पाता था, उसे वहाँ लिखने की चेष्टा करूँ। एक बार स्वर्गीय सुभद्रा कुमारी चौहान के पति स्वर्गीय ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी चौहान जब मुझसे जेल में मिलने बिलासपुर आए, तब उन्होंने संदेशा दिया कि जिस दिन मैं जेल से निकलूं, उसी दिन भाई गणेश शंकर जी विद्यार्थी की आज्ञा है कि मैं प्रताप के लिए अपना संदेशा भिजवाऊं। 18 फरवरी 1922 को मैंने लिखा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। जेल में जाकर कड़वे अपराधी को भय किस बात का होने लगा। बिलासपुर जेल में जहां मुझे राजद्रोह में सज़ा हुई थी, एक रात मैंने ये पंक्तियां भी लिखीं। दर्श दीवाना जिसे नाम का हो बाना, उसे शरण विलोकते भी देवदेव ऐंठे हो, सींखचों में घूमता हूँ चरणों को चूमता हूँ, सोचता हूँ मेरे इष्ट देव पास बैठे हो। एक बार जेल ही में जब मुझसे चक्की पीसने, मोट खींचने और गिट्टियाँ फोड़ने का काम टाँच भर नहीं बना, अर्थात मैं मेहनत करके भी उतना काम न कर पाया जितना मेरे जैसों के लिए सुनिश्चित किया जाता था, तब परिस्थिति से लाभ उठाकर एक उच्च अधिकारी मेरे पास आए। उस समय मुझे ढेरा दिया गया था, जिस पर मैं केतकी के पत्तों के सन से सुतली बना रहा था। वह बोले, किस धंधे में पड़ गए हैं आप, आखिर ढेरा लिया तब माने। उन दिनों न तो कागज़ दिया जाता था न कलम। तब जेल का ठीकरा मलने के लिए जो राख दी गई थी, उसमें मुझे एक कोयला मिल गया और जेल के गुनाह खाने सॉलिटरी सेल की स्वच्छ सफ़ेद दीवार पर मैंने ये पंक्तियाँ लिखी। ढेरा मत बोलो यह मेरा व्रत पूजन है, सन नहीं तन भारतीयों के मिलाता हूँ, चक्कर लगाते हुए अलख जगाता हूँ, यूँ विश्व बांधने को प्रेम बंधन बनाता हूँ। नाम ही को पाता हूँ बिलासपुर वासियों में, मैं तो तीर्थराज इन सींखचों में पाता हूँ। स्वेद की कलिंदजा में मस्ती की सरस्वती ले, नयनों की गंगा बहा त्रिवेणी नहाता हूँ। प्रकृति मानो सांस की तरह मेरे पास रहती आई है और मेरी इच्छा रहती है कि वह सदैव मेरे पास रहे। वृक्ष जिस अदा के साथ उठता है, पानी जिस शोभा के साथ बरस उठता है, झरनों से जिस तरह पानी बहने लगता है, मुझे बहुत प्यार आता है। सन 1930 में जबलपुर सेंट्रल जेल में ही मैंने झरना नामक तुकबंदी लिखी। इसी तरह जबलपुर जेल में एक दिन एक अर्धरात्रि को सहसा ही कोयल की आवाज़ सुनाई दी। जिस आम पर कोयल बैठी थी वह तो जेल की दीवारों के बाहर था, केवल उसका स्वर आ रहा था। कितने ही मित्रों ने मेरी वह तुकबंदी पढ़ी है जिसका शीर्षक दिया गया था कैदी और कोकिला। उस लंबी तुकबंदी का एक छंद यह है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। कथनी, कला और काव्य, इन तीनों के सामने एक ही लाचारी होती है। ये अपने को व्यक्त करते समय इतना बोझ अनुभव करें कि उनकी आँखें और हृदय झुके झुके दिखें। ऊंचा मस्तक और नीची आँखें, कला की वीरता का मेरी समझ में यही रूप बनता है। सुनने वाला ज़मीन पर रहे चाहे आसमान में, चाहे अकेला रहे या अगजग में व्याप्त रहे, वह अदेखा हो तो भी दिख जाता है। पहाड़ों की चढ़ाइयाँ, गंगा और जमुना की नदियों के घुमाव और उनकी दौड़ें, नर्मदा और ताप्ती की समुद्र की तरफ जाती हुई झिलमिलाती लहरें और उनके घाट, और रामेश्वरम पर चरण धुलाती हुई शिव के सन्मुख नतमस्तक सी रुद्राणी, यदि हरा प्यार इन पर नहीं उग उठेगा तो नीले आसमान के वरदान अपने आंचल में कौन संभालेगा। जेल में जाकर पद्य ही नहीं गद्य भी मैंने लिखा है। जेल मानो आराधना का एकांत मंदिर है, स्नेह के पथ संचार का अनोखा स्थान है। वहाँ
यह कहने वाला तो कोई होता ही नहीं कि दरवाज़ा खोलिए मैं आया हूँ। वहाँ के लोगों को भी गद्य और पद्य से क्या लेना देना। वहाँ तो इतना ही गद्य लोग जानते हैं कि दिन में वे अपनी कमान के कैदियों से बातें कर लें या रात में रात भर नंबरदार की यह चिल्लाहट सुनते रहें, 6वां बारक 49 कैदी सलामत। सुंदरता यह है कि वहाँ सुंदरता का नाम नहीं, मालिक भी कोई नहीं, सब नौकर ही नौकर। जिस तरह रात के तारों के डूबने पर मानो उनकी समाधियों पर बैठकर फूलों के खिलने और सुगंधों के दौड़ने का स्वभाव है, कुछ इसी तरह मैं भी जेल में गद्य पद्य लिखने लगा। कविताएं, कहानियाँ, गद्य गीत। स्वयं साहित्य देवता पुस्तक के कुछ खंड मैंने जेल ही में पूरे किए हैं। वहाँ मेरी मनोदशा और मनोभावना में कोई विघ्न डालने वाला ही न था। अतः उल्लास और मसोस जब भी पधारते तब जैसे वे मुझे हाजिर मिलते, मैं भी उन्हें खाली मिलता। यूँ जेल को मैं स्वयं अपने आराध्य का जन्मस्थल मानता रहा हूँ। दूसरे जेल में यानी मेरे उन देशवासियों में जिनकी जीभ बोलना नहीं जानती, भुजा उठना नहीं जानती। कहते हैं उनने अपराध किए हैं, किंतु उनकी कथनी में अपराध नहीं दिखे, और इसीलिए जब मैं लिखता मुझे लगता मानो मैं उन्हीं की आराधना कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए लिख रहा हूँ। मानो समस्त दौड़ धूप, समस्त यात्राएं इसी दिन के लिए की गई थी। इधर से आता सा और उधर से हंसकर जाता सा प्यारा कृष्ण और समूचा भारतवर्ष मुझे वहाँ दिख पड़ता। बाहर मानो हलचल और कृतियाँ जीवन का नियंत्रण करती हैं। जेल में हलचल और कृतियों से बची हुई सारी शक्तियाँ सूझ और कलम पर उतरकर खेलने से लगती हैं। संकटों में आने वाले इस उल्लास को और उन उसासों को कौन सा नाम दूं? सूझों की राजकुमारी राधिका अपनी आराधिका मनोवृत्ति को ढूंढती सी वहीं आती, क्योंकि क्षीर सागर में पैर दबवाते हुए विष्णु उस समय मुझे जाने कैसे आराम तलब लगता। उस समय तो वही दैवत याद आ जाता जो फूर्ति के हिमालय से ऊंचा उठ सके और सांसों की गंगा जमुना की धारा जैसा नीचे उतर सके और उनके किनारे अपनी गैयें चरा सके, बांसुरी बजा सके। क्योंकि जिस दिन कलियों से उसको आंतरिक प्यार आता है, उस दिन उनके सिर माँ के चरणों उतार आता है। यही प्यार राष्ट्र की नई तकदीर, तदबीर और तस्वीर बनाता है। असंख्य बलिदानों के बाद हमने आज़ादी पाई, नए गुलशन में महके कदम रखे, हमारे रचनाकारों की लिखावट में नए पंख लगे। अनेक रचनाओं ने देश समाज की समस्या और पीड़ा को सामने लाने की कोशिश की और इसके चलते वे अपनी अलग पहचान बना सके। ऐसे ही रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अपनी रचनाओं से उन्होंने एक अंचल को राष्ट्रीय धरातल पर रखकर संवेदनाओं के नए कपाट खोले। वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापक डॉक्टर प्रज्ञा। रेणु के पूरे साहित्य की अगर हम विशेषता को लें तो चरित्र से लेकर, घटना से लेकर, परिवेश से लेकर वो सारे ब्यौरे और फिर एक लेखक का मंथन, ये मुझे लगता है कि रेणु को उस पूरी भीड़ से वो अलग करता है। रेणु ने 3 नाटक लिखे, तीनों बिल्कुल अलग, वैविध्य हमें उनमें दिखाई देता है। मुझे धर्मवीर भारती की एक और बात भी रेणु के संदर्भ में याद आ रही है। उन्होंने कहा कि गद्य में भी कोई मैथिल कोकिल है। वरिष्ठ कथाकार और संपादक श्री बलराम। जो शिखर का स्पर्श करता है वो अकेला ही होता है। अब हम प्रेमचंद से तुलना करें रेणु की, प्रेमचंद का महत्व अपनी जगह है और रेणु कहाँ अलग होते हैं प्रेमचंद से? पात्रों की भाषा। पहली बार हम देखते हैं कि रेणु ने अंचल के लोगों की भाषा को न सिर्फ पात्रों के जरिए बल्कि परिवेश चित्रण में भी वहाँ के शब्दों को वो लाते हैं। आप याद करें कोई दूसरा हिंदी में है अभी भी रेणु जैसा अपने परिवेश को, अपने पात्रों को, अपने भाषा को हमारे सामने लाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। वो भीड़ में अकेले हैं। हमारी हिंदी में सैकड़ों कथाकार हैं मगर रेणु जैसा कोई नहीं। रेणु कहते थे कि आरोप लोग लगाते हैं लेकिन विषयांतर के बिना आप सीधी लाइन में आप चले जाएंगे, साहित्य नहीं हो। रेणु के साहित्य में देखिए कि वो कहाँ से चले और क्या समेटते हुए अंत में जब पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे वहीं जहाँ आप चाहते हैं, जहाँ लेखक चाहता। लेकिन वो विषय के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में वो लाते हैं जिससे कि दृश्य पूरा पूरा सामने आ जाता है। एक बात ये, और वो कहते थे कि ये दुनिया अजीब सी है, लेखक अगर चिंता करेगा ठीक नहीं लिख पाएगा, सही स्थिति का आकलन नहीं हो पाएगा। इस रूप में रेणु ने किसी की चिंता नहीं की और जिस विचारधारा से वो जुड़े हुए थे
उसकी भी अपने लेखन में अक्स तो आए हैं, लेकिन उसकी चिंता उन्होंने नहीं की। देश की समस्याएं और संवेदनाएं तो एक सी थी, फिर रेणु को आंचलिक लेखक क्यों कहा गया? पटना के वरिष्ठ कवि और समालोचक डॉक्टर शिव नारायण। रेणु के साथ आंचलिकता शब्द ऐसा चस्पा हुआ कि हमने आंचलिकता के फ्रेम में ही रेणु के न केवल कथा साहित्य, उनके उपन्यास लेखन, उनके संपूर्ण लेखन का मूल्यांकन आज तक करते रहे। तो ये आंचलिकता एक ऐसा दर्शन है जिसने उनको भीड़ से थोड़ा अलग करने में भी सहयोग किया। ये आंचलिकता है क्या? बहुत लोगों ने आंचलिकता को उनके संदर्भ में बहुत इतर तरीके से भी व्याख्यायित करने की कोशिश की। मसलन एक अंचल शब्द होता है। अंचल हम गांव को भी कहते हैं, छोटे मोटे कस्बाई शहर को भी हम अंचल कहते हैं, और अंचल को ये भी कहते हैं जैसे साड़ी में आंचल होता है, यानी अंतिम छोर पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी हम कहते हैं आंचल। वहां से भी आंचलिकता बनता है, शब्द जो है वो आया। यदि हम इसी शब्द को आगे बढ़ाकर करें तो हम ये कहेंगे कि जो सुदूर क्षेत्रों में बैठा हुआ व्यक्ति है, गांव कस्बे में, उसकी संवेदना को भी कथाओं में दर्ज करने वाला व्यक्ति आंचलिक कथाकार होगा। लेकिन आंचलिकता की इस परिभाषा से हम रेणु के कथा दर्शन को नहीं समझ सकते। रेणु के संदर्भ में जो आंचलिकता शब्द है, इसके लिए भाषा विज्ञान की एक टर्मिनोलॉजी का उपयोग करना होगा, और वो टर्मिनोलॉजी है आइसलैंड। आइसलैंड भाषा विज्ञान की शब्दावली में हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहां 3 या 3 से अधिक भाषाओं का मेल होता है। तो जहां भाषाओं का मेल होता है तो वहां संस्कृतियों का भी मेल होगा। आप कल्पना कीजिए, जब भाषाएं यानी कंपोजिट लैंग्वेज एंड कल्चर वाला जो इलाका होगा, वहां से सारी भाषाएं अपना अपना प्रभाव छोड़कर एक नए भाषा का उससे जन्म होता है। अब यदि हम रेणु के संदर्भ में बात करें, रेणु जी का जो मैला आंचल है यानी पूर्णिया का क्षेत्र, वहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 भाषाओं का मेल था। वहाँ नेपाली भाषा भी थी। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो वहाँ अंगिका है, मैथिली है, बज्जिका है, मगी है, और चूंकि बंगाल वहां से सटा हुआ तो बंगाली है वहां पर। वो खुद बंगाल से आकर वहां बसे थे, उस इलाके में पारबिसगंज के उस गांव में आकर बसे थे। तो वो जो 7 भाषाओं का मेल है वहां पर, जिसे वो कचराही बोली बोलते थे, तो उनको मिलाकर वे उसकी एक नई भाषा का उसका नामकरण उस इलाके में हुआ सुरजापुरी। सुरजापुरी मतलब जो सूर्य की 7 किरणें हैं, तो सुरजापुरी। तो उनके लिए संकट ये था कि अगर हम लिखेंगे किसी कैरेक्टर के संवाद को, लिखना हुआ पात्र को, तो किस भाषा में लिखें, क्योंकि उस क्षेत्र में सारी भाषाएं अपना अपना प्रभाव छोड़ करके एक नई भाषा को जो है वो ग्रहण कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपना पात्र एक व्यक्ति को नहीं, पूरे क्षेत्र को बना लिया, और उन्होंने उस क्षेत्र के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को जो है उन्होंने अपने में समाहित करना शुरू किया, और वो एक विशेष अंचल हो गया। विशेष अंचल का मतलब आइसलैंड। तब वो क्या करते थे कि जिस बोली में उसका कोई कैरेक्टर बात कर रहा है वो उसी बोली को लेते थे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हिंदी में आंचलिक दर्शन के पहले लेखक रेणु हैं। शुरू में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, काल ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो कहीं से कार्बन कॉपी नहीं, हिंदी की मौलिक वो रचना कर रहे थे, और उन्होंने हिंदी कथा दृष्टि को विश्व कथा दृष्टि से जोड़कर उसके आयाम को बृहत्तर किया। यह उनकी भीड़ से अलग एक पहचान थी। ऐसी ही पहचान कायम की है भारत के अनेक रचनाकारों और कवियों ने। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे, वहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की वंदे मातरम जैसी अमिट रचना को हम सदा ऋणी होकर स्मरण करते रहेंगे। आइए इनके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के राष्ट्र प्रेम विषय पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह की इस वार्ता से। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पहचान मूल रूप में एक साहित्यकार उपन्यासकार की है। उनके उपन्यास आनंद मठ और उसके गीत वंदे मातरम के रचयिता के रूप में ही उनकी पहचान रूढ़ हो चुकी है। पर ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि वे बंगाल नवजागरण के अग्रणी नेताओं में थे। वास्तविक अर्थों में राष्ट्रवाद की जमीन बंकिम चंद्र ने ही तैयार की थी। उनका जन्म 1838 में हुआ था। उस कालखंड को देखें तो जब बंकिम चंद्र ने होश संभालना शुरू किया था, तब तक बंगाल में नवजागरण की शुरुआत हो चुकी थी। राजा राम मोहन राय का सामाजिक सुधार आंदोलन व्यापक रूप ले चुका था। बांग्ला साहित्य में भी कुछ नए प्रयोग शुरू हो चुके थे।
गद्य साहित्य की परंपरा विकसित होने लगी थी। पर अंग्रेजी सत्ता के विरोध में जो छोटे छोटे समूहों में विरोध के स्वर देश भर में उभरने शुरू हो गए थे, उन्हें कोई एक धारा नहीं मिल पा रही थी। न तो उन आंदोलनों का जुड़ाव राजा राम मोहन के सामाजिक आंदोलन से हो पा रहा था और न साहित्य में ही उसकी कोई मुखर अभिव्यक्ति हो पा रही थी। उसी दौरान 1857 का विरोध हुआ। उससे तमाम आंदोलनों और साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्तियों की दिशा ही बदल गई। बंकिम चंद्र की राजनीतिक चेतना का उभार उसी कालखंड में हुआ था। हालांकि बंकिम चंद्र का शुरुआती लेखन भी बांग्ला के रूमानी उपन्यासकारों की तरह ही हुआ था। उन्होंने पारिवारिक समस्याओं पर लिखना शुरू किया था। उनका पहला उपन्यास अंग्रेजी में छपा था, जिसका नाम था राम मोहन्स वाइफ। मगर अंग्रेजी में होने के कारण या फिर उसके विषय का प्रभाव कमज़ोर होने के कारण वह बांग्ला साहित्य में बहुत चर्चित नहीं हो पाया था। उसके बाद उन्होंने बांग्ला में अपना पहला उपन्यास लिखा, दुर्गेश नंदिनी। उसे अच्छी प्रशंसा मिली। वहीं से बंकिम चंद्र ने इतिहास, वर्तमान समाज, परिवार, रोमान आदि की मिलीजुली कथाएं गढ़नी शुरू की थी। उनके सभी उपन्यासों में देशभक्ति की भावना सबसे ऊपर है। अपने लेखकीय जीवन के 20 वर्षों में उन्होंने कुल 14 उपन्यास लिखे। उनके शुरुआती उपन्यासों में मुगल शासकों या दूसरे आक्रांता और आम भारतीय जन के संघर्षों की कहानी मिलती है। उसमें बंगाली भद्रलोक के हिंदू चिंतन की गहरी छाप है। बंकिम चंद्र ने भी राम मोहन राय की तरह भारतीय मूल्यों की स्थापना के प्रयास किए थे। भारतीय जन की दमित चेतना के पुनरुद्धार का प्रयास उनकी मूल भावना है। इसलिए मुगल शासकों से भारतीय जन के ऐतिहासिक संघर्षों का चित्रण करने के बाद उन्होंने अपना ध्यान अंग्रेजी सत्ता के विरोध की तरफ केंद्रित कर दिया था। यह बदलाव उनमें 1857 के गदर के बाद आया था। दरअसल 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल के पुनर्जागरण की दिशा ही बदल गई थी। अभी तक जो आंदोलन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध और नई सामाजिक चेतना के विकास के लिए चल रहे थे, उनका रुख राजनीतिक हो गया। सही अर्थों में उसी के बाद राष्ट्रवादी चिंतन का विकास शुरू हुआ था। नील की खेती कराने वाले अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध किसानों का संघर्ष तेज हो गया था। उसमें बंगाली बुद्धिजीवियों ने भी अपनी आवाज़ मिलाई थी। दीनबंधु मित्र ने नीरदर्मण नाम से नाटक लिखा। उस नाटक ने बंगाल के मानस को झकझोर दिया। उसी परिदृश्य में 1865 में बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी आया था। फिर 1873 में विषवृक्ष आया, जिसमें सामाजिक उपन्यासों की परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। 1879 में बंकिम चंद्र के साम्य शीर्षक से निबंध लिखकर समतामूलकता और यूटोपियन समाजवाद के प्रति रुझान दिखाया था। मगर 1822 में आनंद मठ उपन्यास लिखकर तो उन्होंने जैसे देशभक्तिपूर्ण पुनरुत्थानवाद की आंधी ही चला दी थी। इसी रचना में लिखा वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीतों में से एक है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि 1770 के दशक में बंगाल में पड़ा भयावह अकाल है। उस वक्त वहाँ का नवाब मीर जाफर था। अंग्रेज उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ते गए, उस पर दबाव बढ़ाते गए थे और जनता पर लगान का बोझ लगातार बढ़ता गया था। जिस वक्त भयावह अकाल पड़ा और लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे, तब भी लोगों पर लगान वसूली के लिए जुल्म ढाए जा रहे थे। उसी समय सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ, जो अंग्रेजों के विरुद्ध एक तरह से सशस्त्र क्रांति थी। हालांकि बंकिम ने अपने उपन्यास में इस विद्रोह को प्रच्छन्न रूप में मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह दिखाया है, पर वास्तविकता यह है कि वह विद्रोह विदेशी शासन के विरुद्ध था। बंकिम ने उस कथा में ओट इसलिए ली थी कि वे सरकारी मुलाजिम थे, पर हकीकत यही है कि आनंद मठ उपन्यास में सत्यानंद और उनके दो शिष्य भावानंद और जीवानंद गुप्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन चलाते हैं। देश भर में घूमकर सत्यानंद क्रांतिकारियों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं, आग्नेयास्त्र जुटाते हैं ताकि अंग्रेज तोपों का सामना किया जा सके। अगर एक उपन्यास के रूप में मूल्यांकन करें तो आनंद मठ बंगला साहित्य का पहला यथार्थवादी उपन्यास है। बंकिम के राष्ट्रवाद को कुछ लोग इटली और फ्रांस के नवजागरण से जोड़कर देखते हैं। दरअसल इन दोनों देशों के बुद्धिजीवियों ने नवजागरण को लोक चेतना से जोड़ दिया था। उन्होंने नवजागरण में सांस्कृतिक चेतना को भी समाहित कर दिया था। यही काम बंकिम ने खासकर अपने आनंद मठ उपन्यास के जरिए किया था। वंदे मातरम गीत उसी चेतना की उपज था। बंकिम की राष्ट्रवादी चेतना ने न केवल बंगला साहित्य और सामाजिक आंदोलनों को बल्कि पूरे भारतीय साहित्य को प्रभावित किया था। हिंदी साहित्य पर तो उनका ऐसा प्रभाव था
कि उपन्यासों की रचना ही उनके असर से होनी शुरू हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी उपन्यास की धारा बंकिम के प्रभाव से ही बहाने का प्रयास किया। फिर तो हिंदी सहित पूरे भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राष्ट्रीय चेतना के उपन्यासों की बाढ़ सी आ गई। यह कहना अतिरेक न होगा कि बंकिम की राष्ट्रीय चेतना अभी अप्रासंगिक नहीं हुई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की राष्ट्रीय चेतना कभी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकती। वंदे मातरम सदा माटी और उनके प्रेम से जोड़े रखेगा। आज युवा किसी न किसी बहाने उन्हें याद करते हैं। छपी हुई किताबें भले ही युवाओं से थोड़ी दूर होती जा रही हैं, पर मोबाइल और इंटरनेट ने उन्हें फिर किताबों के पास ला दिया है। खरीद कर न सही, इंटरनेट पर ही सही, पढ़ते जरूर हैं। नई धड़कनों के हृदय में किताबें किन अंगुलियों से पन्ने पलटती हैं। आइए सुनते हैं ई बुक्स पर ये रपट। मेरा नाम मुशर्रफ परवेज़ है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। मैंने इन दिनों एक किताब पढ़ी है ई बुक, जिसका नाम है हिंदी मीडियम टाइट। तो इस ई बुक को पढ़ने से पूर्व मेरे मन में भी बहुत सारी धारणाएं ऐसी बैठी हुई थी, क्योंकि मैं फ़ोन का प्रयोग बहुत कम करता हूँ। तो मुझे भी लगता था कि किसी भी किताब को फ़ोन में पढ़ना बड़ा कठिन काम होता होगा, लेकिन जब मैंने इस ई बुक को फ़ोन में पढ़ा तब मुझे पता चला कि कितना आसान है। और मज़े की बात तो ये है कि मैंने इस पुस्तक को एक बैठक में पढ़ लिया। मेरा नाम दिव्या जाधव है। फ़िलहाल मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही हूँ। ई बुक्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। हर जगह पे एक किताब लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बुक को हाथ में लेके पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है, उन पे वो मिस आउट कर जाते हैं। मेरा नाम रेनी सर्वेश सिसोदिया है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। ई बुक्स काफ़ी पोर्टेबल होती है। एक ही डिवाइस में हज़ारों किताबों को स्टोर कर सकते हैं। दूसरी बात कि ई बुक सस्ती होती है और ई बुक्स हमें आसानी से तत्काल में मिल जाती है। हमें उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, ख़रीदना नहीं पड़ता है और इको फ्रेंडली होती है, कागज़ की बचत होती है। नमस्कार, मेरा नाम काव्या संत है। मैं पत्रकारिता का कोर्स कर रही हूँ। फ़िलहाल मैंने एक ई बुक पढ़ी थी जिसका नाम था काफ्का ऑन द शोर। वो एक जापानी ऑथर की बुक थी। मुझे ई बुक्स के साथ एक प्रॉब्लम आया जो कि था आई स्ट्रेन। मेरी आंखों पर काफ़ी स्ट्रेस आया जिसकी वजह से वो थोड़ी पफ़ी भी हो गई। नाउ ऐसे इक्विपमेंट अवेलेबल है जैसे कि ग्लासेस आते हैं जो ब्लू रेज को ब्लॉक करते हैं, बट वो 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। दूसरा मुझे ये तकलीफ़ हुई कि बैटरी डिपेंडेंसी मेरी बहुत हो गई। बीच बीच में मुझे गैप में जब फ़ोन चार्ज कर करके ई बुक पढ़नी पड़ी। दूसरा कि अगर आप फ़ोन में ई बुक पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे ही। फ़ोन में नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करने का मन होता है। पर ई बुक की काफ़ी सारी अच्छी बातें भी हैं, स्पेशली जो थोड़े से ग्रामीण लोग हैं उनके लिए, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है ई बुक्स का। ई बुक्स अगर आप लेते हैं तो हो सकता है आपको 20-25 रुपये में मिल जाए, 100 रुपये के अंदर मिल जाए। बट अगर आप एक पेपर बैक बुक खरीदते हैं तो आपको 100-200 रुपये भी देने पड़ सकते हैं, 300-400 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। इंस्टेंट एक्सेस मिलता है आपको, आप कहीं पर भी ई बुक पढ़ना चालू कर सकते हैं। हर एक ई बुक में एक बिल्ट इन डिक्शनरी होती है। आपको अगर कोई शब्द का मतलब नहीं पता चल रहा है तो आप उसके ऊपर टैप करके सर्च कर सकते हैं गूगल पर कि ये शब्द का मीनिंग क्या है। सुविधाएं बहुत हैं। आए दिन नए ऐप आ रहे हैं, नई साइट्स खुल रही हैं। आवश्यकता है पुस्तकों के प्रति मोहब्बत की। लेखकों के लिए भी संदेश यही है, खूब लिखें, अच्छा लिखें, अपना लिखें। कॉपीराइट कानून बहुत सख्त है। नेट के जरिए दूसरे का साहित्य बहुत जल्द पकड़ा जाता है। लेखक से बड़ा कोई कार्य नहीं, लेखक से बड़ा कोई कर्मयोगी नहीं। मनु भंडारी, निर्मल वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन और रामधारी सिंह दिनकर ऐसे ही नहीं बन जाया करते। अभी आप अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती सुन रहे थे। वाचन स्वर प्रीति कमल का था। आलेख और प्रस्तुति रामअवतार बैरवा की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।